غالबन कोई ऐसी बात नहीं जिस पर हमें बात करनी हो, जॉर्ज कॉरिडन से कह रहा था। अगर क्लब के कवायद व ज़वाबित के बारे में कुछ मालूम करना चाहते हो तो बैरेट तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता देगा। शुक्रिया, कॉरिडन ने जवाब दिया और एक मरतबा फिर मिस फेडाक की तरफ देखा। वो मुतवातिर उसी की तरफ देख रही थी। क्या आप क्लब के नए मेंबर हैं? उसने कॉरिडन से पूछा। जी हाँ, अभी अभी मेंबर बना हूँ, कॉरिडन ने कहा। आपके ख्याल में मुझे इसके लिए पछताना तो नहीं पड़ेगा? ओह नहीं, जल्दी से मिस फिडाक ने जवाब दिया। बहुत ही उम्दा क्लब है। आप यहाँ के दूसरे मेंबरों को अपना दोस्त पाएंगे। और ये कहकर उसने जॉर्ज की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे उससे तारुफ कराने की तवक्को हो। मजबूरन जॉर्ज को अपनी मर्जी के खिलाफ तारुफ कराना पड़ा। मिस्टर मार्टिन कोरिडन, उसने कॉरिडन की तरफ इशारा करके कहा, और आप हैं मिस लॉरीन फिडाक। आपसे मिलकर खुशी हुई, कॉरिडन ने लड़की से हाथ मिलाते हुए कहा। तो क्या मैं ये समझूं कि आप भी उन मेंबरों में से हैं जिनके बारे में आप कह रही थी कि मैं उन्हें अपना दोस्त पाऊंगा? यकीनन, मिस लॉरीन ने जवाब दिया। मगर आपने ये पूछने की ज़रूरत क्यों महसूस की? इस बना पर कि शायद आप मुझे अपनी हमराही में क्लब के दूसरे मेंबरों से मुतारिफ करा सकें। मगर आप तो शायद किसी और साहब के साथ होंगी। लॉरीन हंसने लगी। मैं बड़ी खुशी से ये फ़र्ज़ अंजाम दूंगी। मैं दरअसल यहाँ अपने भाई के मुंतज़िर हूँ। वो कभी वक्त पर दखलंदाजी माफ़ कीजिए मिस फिडाक, जॉर्ज ने बीच में बोलते हुए कहा। आप शायद मुझसे किसी काम के सिलसिले में मिलने आई थी। ओह जी हाँ, जी हाँ। बात यह है कि मैं एक चेक कैश कराना चाहती हूँ। लॉरीन ने अपना बैग खोलकर एक तय किया हुआ कागज़ निकालते हुए कहा। मैं बाहर आपका इंतज़ार करूँगा, कॉरिडन ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलते हुए उसने दुज़दीदा निगाहों से पीछे घूम कर देखा। जॉर्ज उसकी तरफ घूर रहा था। लॉरीन अपनी पुश्त दरवाजे की तरफ किए खड़ी थी। कॉरिडन ने आंख मारकर जॉर्ज को शरारत आमेज इशारा किया और बाहर निकल गया। लॉरीन कुछ देर में उससे आ मिली। क्या हम लोग पहले कुछ पिएंगे? उसने कहा। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, कॉरिडन ने कहा और क्लब के बार रूम में एक गोशे में खाली पड़ी हुई मेज़ की तरफ बढ़ा। लॉरीन उसके साथ चली। आपकी चाल बड़ी दिलावेज है, कॉरिडन ने लॉरीन को बैठने के लिए कुर्सी पेश करते हुए कहा। दरअसल मैं एक मॉडलिंग कंपनी में काम करती रही हूँ, लॉरीन खुश होकर बोली। इसके अलावा ड्रेस डिज़ाइनर भी रह चुकी हूँ। कॉरिडन ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। वो जानता था कि गुज़िश्ता जंग अज़ीम के मौके पर बहुत से लोग जहाँ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुँच गए हैं, वहीं उनके पेशे भी बहुत कुछ तब्दील हो गए हैं। लॉरीन भी एक पनाहगज़ीन लड़की थी और जैसा कि उसने कॉरिडन को बताया, अपने भाई की वजह से हिजरत पर मजबूर हुई थी। उसका भाई इटली की सियासत में हिस्सा लेता रहा था। इसी वजह से उसे मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और अब वो लोग इंग्लिस्तान में मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गए थे। इसी असना में कॉरिडन ने 2 जाम शैंपियन का ऑर्डर भी दे दिया था। आपने ये तो बताया ही नहीं, लॉरीन शराब का घूंट भरते हुए बोली, कि आपका शौल क्या है? मैं किस्मत का सिपाही हूँ, कॉरिडन ने जवाब दिया। इसका क्या मतलब हुआ? लॉरीन ने ताज्जुब से पूछा। किस्मत का सिपाही उसे कहते हैं, कॉरिडन समझाते हुए बोला, जो अपनी खिदमत मुख्तलिफ सनसनीखेज बहादुराना मगर ख़तरनाक कामों के लिए दूसरे लोगों को पेश करता है, मगर मुफ्त नहीं, माकूल मुआवजा लेकर। मगर इस तरह तो आपकी आमदनी बहुत ही महदूद होगी। आपका कहना दुरुस्त है, मगर मैं बहरहाल किसी न किसी तरह गुजारा कर ही रहा हूँ। मैं शायद आपके साथ ज़्यादा देर तक न रह सकूँ। मुझे अपने भाई का इंतज़ार है। आज उसकी सालगिरह का दिन है और हम दोनों ने एक साथ खाने का प्रोग्राम बनाया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, अगरचे किसी कदर आम रविश से हटी हुई है। आजकल भाई बहन बहुत कम एक दूसरे के साथ खाने में शरीक होते हैं। आम तौर पर कोई न कोई लड़की या मर्द उन दोनों की मसरूफियात का शरीक होता है। क्या तुम्हारे भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, वो अपने काम में इस कदर मुनहमिक रहता है कि उसे लड़कियों से दोस्ती की फुर्सत ही नहीं। उसे जब कभी बाहर जाना होता है मेरे साथ ही जाता है। और आप? कॉरिडन ने पूछा। आपकी क्या कैफियत है? आपके भी मर्द दोस्त हैं या नहीं? नहीं, कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं हैं, लॉरीन हंसकर बोली। मगर आप अपनी बाबत भी तो बताएं। मेरे मुतालिक आप ना ही पूछे तो बेहतर है, कॉरिडन ने जवाब दिया। मुझे दरअसल ख़वातीन को खुश करने का सलीका नहीं आता। हाँ, एक वक्त था जब मैं ख़वातीन में मकबूल था, मगर अब तो कहा जाता है कि मैं अपनी दिलकशी खो चुका हूँ। यूं भी जंग अज़ीम के बाद कुछ ऐसा इनकलाब आया है कि मेरी तवज्जो इन बातों की तरफ कम हो गई है। अब अगर कोई खातून मुझे अच्छी लगती भी है तो मैं उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो नहीं होता। अलबत्ता मुझे ये कहने में पसोपेश नहीं है कि आप मुझे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया, लोरीन कहा लगाकर बोली। मगर मुझे अफसोस है कि मैं आज आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकूंगी।
तब फिर मुझे ही किसी दूसरे फुर्सत के मौके का इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर ख़तरा सिर्फ ये है कि मुमकिन है आप उस वक्त इस मूड में ना हों। औरतें अपने मूड जल्दी जल्दी बदलने की आदी होती हैं। तो आपके ख्याल में मैं इस वक्त मूड में हूँ? लोरीन ने कहा। हाँ, मुझे इसका यकीन है। फिर तो वाकई आपकी बदकिस्मती है। लोरीन हंसने लगी। अच्छा, तो अब हम दोबारा कब मिलेंगे? आइंदा एतवार को। इससे पहले मुलाकात मुमकिन नहीं? आप 3 दिन भी इंतज़ार नहीं कर सकते मिस्टर कॉरिडन? आप मुझे मार्टिन के नाम से पुकारें। ज़रूर, लेकिन आप भी ये आप आपका सिलसिला ख़त्म कर दें। लोरीन ने कहा। जो हुक्म। तो फिर आइंदा इतवार को मुलाकात ज़रूर होगी। मगर कहाँ? कॉरिडन ने पूछा। मेरा फ्लैट बेस वाटर क्रिसेंट के इलाके में है। नंबर है 29, आखिरी मंजिल पर। आप मुझे शाम के 7 बजे वहाँ मिलने आ सकते हैं। मैं बहुत देर से तुम्हारे गले में पड़ी हुई इस अंगूठी को देख रहा हूँ। कॉरिडन ने अचानक मौजू बदलते हुए कहा। दूर से ये चीन की तारीखी अंगूठी मालूम हो रही है। ओह, मगर आपने कैसे जाना? लोरीन ने हैरत से कहा। ये वाकई चीन की अंगूठी है जो अब से 2000 साल पहले वहाँ के तीरंदाज इस्तेमाल किया करते थे। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? क्यों नहीं? लोरीन ने गले से जंजीर खोलते हुए कहा। ये अंगूठी मेरे खानदान में कई पुश्तों से चली आ रही है। लोरीन जंजीर खोलकर अंगूठी कॉरिडन के हाथ में देने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक हाथ आगे बढ़ा और जंजीर लोरीन के हाथ से ले ली। कॉरिडन और लोरीन दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। तो ये तुम हो स्लेड? लोरीन बोली। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर कॉरिडन की तरफ घूमकर कहने लगी। ये है मेरा भाई स्लेड, और स्लेड, ये है मिस्टर मार्टिन कॉरिडन। अभी अभी क्लब के मेंबर बने हैं। ये मुझे बता रहे थे कि ये किस्मत के सिपाही हैं। स्लेड फिडॉक दुबले पतले जिस्म, सियाह घुंघरियाले बालों, सियाह आंखों और जनाना कदोखाल का एक कमज़ोर सेहत वाला नौजवान मालूम होता था। किस्मत का सिपाही, स्लेड ने दोहराया। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। क्या मैं आप लोगों के साथ शरीक हो सकता हूँ? और जब वो ये अल्फाज कह रहा था तो उसके हाथों ने बड़ी खामोशी के साथ जंजीर में लगी हुई सफ़ेद पत्थर की अंगूठी को कोट की जेब में मुंतकिल कर लिया था। क्यों नहीं, ज़रूर, बैठिए, कॉरिडन ने जवाब दिया। लोरीन ने अभी मुझे बताया था कि आज आपकी सालगिरह है। स्लेड ने इस्बात में सर हिलाया और कुर्सी घसीटकर कॉरिडन के करीब बैठ गया। ये किस्मत का सिपाही क्या होता है? उसने कॉरिडन से पूछा। इसका मतलब ये है कि हर वो काम जिसका मुआवजा माकूल हो, मैं करने के लिए आमादा रहता हूँ। इस बारे में मेरी खासी शोहरत है और कई खुफिया नौइयत के काम मुझे सुपुर्द किए जाते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ये शोहरत कैसे हासिल की है? स्लेड ने पूछा। ये क्या बेकार सवालात लेकर बैठ गए तुम? फ्लोरिन ने अपने भाई से कहा। तुम अभी अभी मिस्टर कॉरिडन से मिले हो। क्या पहली मुलाकात में इस जरा की कोई ख़ास ज़रूरत है? कॉरिडन ने एक कहकहा लगाया। तुम फिक्र मत करो लॉरीन, उसने कहा। मैं किसी किस्म की जरा से नहीं घबराता, बल्कि बसा औकात मुझे इससे फ़ायदा ही पहुंच जाता है। स्लेड ने किसी कदर नागवारी से लॉरीन को खामोश रहने का इशारा किया। हाँ, तो बताइए मिस्टर कॉरिडन, उसने कहा। उम्मीद है आप पूरी बेतकल्लुफ़ी से जवाब देंगे। लोग मेरे बारे में ये ख्याल रखते हैं कि मैं ख़तरात से खेलना पसंद करता हूँ, और ये कि मैं हुसूल मकसद के लिए जायज़ और नाजायज़ की बहस में नहीं पड़ता। कॉरिडन ने जवाब दिया। एक तरह से लोगों का मेरे बारे में ये तासुर दुरुस्त ही है। हकीकत यह है कि अगर कीमत माकूल दी जाए तो मैं हुकूमत का तख्ता उलटने से भी दरेग नहीं करूँगा। ज़रा कुछ तफसील से बताइए। बात यह है कि मैं गुज़िश्ता जंग में खुफिया एजेंट की हैसियत से काम कर चुका हूँ, कॉरिडन ने कहा। मेरा काम यह था कि मैं जर्मनी में ऐसे लोगों को तलाश करूं जो एक एजेंट की हैसियत से इंग्लिस्तान को अपनी सरगर्मियों से नुकसान पहुंचा रहे हों, और तलाश करने के बाद इन्हें ख़त्म कर दूं। ये तो हद से ज़्यादा ख़तरनाक काम था, स्लेड ने कहा। क्या आप कभी पकड़े नहीं गए? एक मरतबा जर्मनी की खुफिया पुलिस गस्टापो के हाथों पकड़ा भी गया था, मगर खुशकिस्मती से फरार होने में कामयाब हो गया। बहरहाल मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने मुल्क की अच्छी खिदमत अंजाम दी हैं। जंग के बाद लंदन में मेरा तकर्रुर किया गया। एक मरतबा मुझे एक मुल्क के सिफारत खाने से बाज़ कागजात चोरी करने की खिदमत सुपुर्द की गई, लेकिन जब मैं सेफ खोल रहा था तो सिफारत खाने का एक सेक्रेटरी अचानक आ गया। मुझे फौरी अमल करना पड़ा। इससे पहले कि वो शोर मचाता, मैंने उसे कत्ल कर दिया। सेफ से कागजात निकाले और उन्हें हेडक्वार्टर पहुंचा दिया, मगर जैसे ही कागजात देकर बाहर निकला, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं बाद में किस तरह रिहा हुआ, ये एक लंबी कहानी है, मगर इसके बाद मुझे मुलाजमत से जवाब दे दिया गया। आला हुक्काम ने मेरी खिदमत का ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं किया। उस वक्त से अब तक मैं अपना इंतकाम लेने के लिए बेचैन हूँ, और अगर कोई मौका मुझे मिल गया तो यकीनन मैं हिसाब चुकाने से दरेग नहीं करूँगा। आपने बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं।
स्लेट बोला, दरअसल ऐसे ही कुछ वाकयात मेरे साथ भी पेश आए थे, जिनकी वजह से मैं अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ। मुझे आपसे हमदर्दी है। ये कहकर उसने जेब से एक कार्ड निकाला। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। आप कभी मेरे दफ्तर आइए। मुमकिन है हम एक दूसरे के लिए मुफीद साबित हो सकें। वो किस तरह? ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका वक्त ज़ाय नहीं होगा। मेरे पास बाज़ औक़ात ऐसी नौइयत के काम आते रहते हैं जिन्हें आप जैसा इंसान ही अंजाम दे सकता है। बहुत बेहतर, कॉरिडर ने जवाब दिया, मगर इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैं उसी काम में हाथ डालता हूँ जिसमें माकूल मुनाफे की उम्मीद हो। इसकी आप फिक्र न करें, मुआवजे का इंतज़ाम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा। स्लेट ने जवाब दिया और माजरत करके उठ खड़ा हुआ। चल रही हो लॉरीन? उसने अपनी बहन से कहा। तुम चलो, मैं अभी आई, लॉरीन ने जवाब दिया, और जब स्लेट चला गया तो कॉरिडन से बोली, तुमने स्लेट से मिलने का वादा करके हमाकत की है। मेरा मशवरा है कि तुम उससे किसी किस्म का ताल्लुक न रखना। तुम बड़ी अजीब लड़की हो, कॉरिडन ने ताज्जुब जाहिर करते हुए कहा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाई मुझे अपने किसी काम में शरीक करना चाहता है, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? वो तुम्हें महज एक आले कार की हैसियत से इस्तेमाल करना चाहता है, और मैं उसे ये इजाज़त नहीं दे सकती कि वो मेरे दोस्तों को अहमक बनाए। तुम इसकी परवाह मत करो, कॉरिडन ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। अब तक कोई शख्स मुझे फरेब देने में कामयाब नहीं हुआ है। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो। तुम्हें अपने भाई के साथ भी जाना है, मगर आइंदा इतवार का वादा याद रखना। मैं एक मरतबा फिर कहती हूँ कि तुम स्लेट से मिलने उसके दफ्तर हरगिज़ मत जाना, लोरीन ने कहा। मेरा खुद भी अभी तक वहां जाने का कोई इरादा नहीं है, कॉरिडन ने कहा, और लॉरीन से हाथ मिलाकर उठ खड़ा हुआ। क्लब से बाहर निकलते हुए वो सरखुशी के आलम में सीटी की कोई धुन बजा रहा था। आज की रात उसने तवक्को से कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था। क्लब से बाहर निकलकर जब कॉरिडन अपनी कार में बैठा तो कुछ फासले पर खड़ी हुई एक और कार की बत्तियां भी जल उठीं। कॉरिडन ने इंजन स्टार्ट किया और आहिस्ता रफ्तार से वापस चला। कार के डैशबोर्ड में लगी हुई घड़ी इस वक्त 11:15 बजा रही थी। क्लब के गेट से बाहर निकलते ही उसने कार की रफ्तार तेज कर दी। कुछ दूर जाकर उसने अकबी शीशे में देखा, दूसरी कार उसके पीछे चली आ रही थी। वो आप ही आप मुस्कुराया और कार की रफ्तार कुछ कम कर दी ताकि उसका ताक़ुब करने वाले आसानी से अपना काम अंजाम दे सकें। घर पहुंचकर जैसे ही उसने कार गैरेज में खड़ी की, किसी तारीक गोशे से एक औरत निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। हेलो डार्लिंग, लड़की ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा। क्या तुम्हें किसी साथी की तलाश है? कॉरिडन ने गौर से उसकी तरफ देखा। लड़की ने सस्ते किस्म का लिबास पहना हुआ था और मेकअप इस कदर था कि पाउडर की तह उसके गालों पर साफ नजर आ रही थी। बज़ाहिर वो कोई ऐसी लड़की मालूम होती थी जो हालात की वजह से अपना जिस्म फरोख्त करने पर मजबूर हो गई हो। मुझे किसी साथी की ज़रूरत नहीं है, कॉरिडन ने बेइतनाई से जवाब दिया। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे जैसे किसी शरीफ इंसान की जस्तजू में हूँ, लड़की ने उसके करीब आते हुए कहा। मैंने कह दिया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, कॉरिडन ने कहा और घर की तरफ चल दिया। ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें मत करो डार्लिंग, लड़की ने उसके पीछे आते हुए कहा। तुम्हें शायद एहसास नहीं कि इस वक्त पेरिस में मौसम बहार होगा। कॉरिडन ने कनखियों से इधर उधर देखा। तारीकी में कोई शायर सा हरकत कर रहा था। दूसरी मोटर वाले शायद अभी तक कॉरिडन की निगरानी कर रहे थे। उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। तुम कुछ भी कहो मेरी जान, वो बाजारी लहजे में बोला, मगर मैं तुम्हें मंगनी की अंगूठी पेश नहीं कर सकता। मैं खुद भी, लड़की उसके बिल्कुल करीब आते हुए सरगोशी में बोली, किसी आम अंगूठी को पसंद नहीं करती, अलबत्ता सफ़ेद पत्थर की अंगूठी हो तो कोई बात है। कॉरिडन ने लड़की का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और तकरीबन उस पर झुकते हुए बोला, कुछ लोग हमारी निगरानी कर रहे हैं, क्या तुम मेरे घर चलना पसंद करोगी? ज़रूर, कर्नल का भी यही ख्याल था कि ज़रूर कुछ लोग हमारी निगरानी कर रहे होंगे। मुझे इस भेस में भेजने का मशवरा भी कर्नल ही का था, मेरा नहीं। मैं जानता हूँ, कॉरिडन मुस्कुराया। कर्नल काम के वक्त अखलाकियात का ज़्यादा ख्याल नहीं रखता। लड़की की कमर में बाजू हमाइल किए हुए कॉरिडन ने अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए। सीढ़ियां तय करते हुए दोनों में कोई बात नहीं हुई। अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके बिजली के ताकतवर बल्ब की रोशनी में कॉरिडन ने एक मरतबा फिर लड़की के चेहरे को गौर से देखा। सस्ते मेकअप के पीछे जो चेहरा छुपा हुआ था वो यकीनन एक हसीन लड़की का था। मेरा नाम मैरिन हार्वर्ड है, लड़की ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मैं हर मंगल को रात में इसी वक्त तुमसे रिपोर्ट लेने आया करूंगी। कुछ पीने पिलाने के बारे में क्या ख्याल है? कॉरिडन ने पूछा। मैं शराब नहीं पीती, मैरिन ने इनकार में सर हिलाते हुए जवाब दिया। सिगरेट?
कोरिडन ने फिर पूछा, शुक्रिया, मुझे सिगरेट का शौक भी नहीं। आखिर किसी चीज़ का शौक है भी या नहीं? मेरे पास इन चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं है। मैरीन ने कहा, कर्नल ने तुम्हारे अखराजात के लिए मुझे 100 पाउंड भी दिए हैं। कोरिडन ने हैरत से सीटी बजाई। गुड गॉड, उसने हैरत से कहा, अब तक अखराजात के सिलसिले में मैंने कर्नल से इतनी बड़ी रकम वसूल नहीं की। मालूम होता है काम वाकई बहुत अहम है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैरीन ने कहा। अच्छा, अब ये बताओ कि क्लब में क्या गुजरी? गोया कर्नल को अभी से यकीन हो गया है कि मैं ये काम ज़रूर अंजाम दूंगा, हालांकि मैंने उससे किसी किस्म का कोई वादा नहीं किया था। कर्नल जानते हैं कि एक मर्तबा इस सिलसिले में कदम उठाने के बाद तुम पीछे हटना चाहो तो भी ना हट सकोगे। इसलिए अब बातों में वक्त ज़ाय किए बगैर मुझे पूरी रिपोर्ट दे दो, ताकि मैं उनसे जाकर कह सकूं। तुम्हें यहाँ आमद और रफ्त में बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, कॉरिडन ने कहा। वो लोग तुम्हारा ताक़ुब करके कर्नल तक पहुँच सकते हैं। तुम इस बारे में फिक्रमंद ना हो। मैं यहाँ से कर्नल के पास नहीं बल्कि अपने घर जाऊंगी। कर्नल का कोई काम नामुकम्मल नहीं होता। इस मकसद के लिए मैंने डोरा स्ट्रीट में एक फ्लैट किराए पर ले लिया है। आजकल मेरा क़याम वहीं है। कर्नल वहाँ से खुद किसी ज़रिए से मुझसे राब्ता कायम करके रिपोर्ट लिया करेंगे। मालूम होता है कर्नल ने हर पेशबंदी मुकम्मल कर ली है, कॉरिडन ने कहा। खैर, मेरी रिपोर्ट यह है कि मैं किसी न किसी तरह क्लब का मेंबर बन गया हूँ। क्लब में मेरी मुलाकात एक लड़की लॉरीन से हुई, जो अपने गले में सफ़ेद पत्थर की अंगूठी पहने हुए थी। मुझे एहसास हुआ है कि वो खुद मुझसे वाकफियत हासिल करने की ख्वाहिशमंद थी। बहरहाल, अब हम इतवार को फिर दोबारा मिलेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है, मैरिन ने कहा, कि उन लोगों ने उस लड़की को तुमसे राहो रस्म बढ़ाकर अपने जाल में फांसने के लिए बतौर चारा इस्तेमाल किया है। ये बात नामुमकिन तो नहीं है। बहरहाल, इसका हाल तो आइंदा मुलाकात में खुलेगा, कॉरिडन ने कहा। लोरीन का एक भाई स्लेड भी है। उसने मुझे अपने दफ्तर आने की दावत दी है। मेरा अंदाज़ा है कि स्लेड मुझसे मिलने से पहले क्लब के मैनेजर जॉर्ज से मेरे बारे में सब कुछ मालूम कर चुका था। मैंने लोरीन से इस अंगूठी की बाबत भी पूछा था, मगर उसका कहना है कि वो अंगूठी उनकी नस्ल में कई पुश्तों से चली आ रही है। उसने मुझे स्लेड के साथ कोई ताल्लुक़ रखने से भी मना किया है। बहरहाल, दोनों बहन भाई का रवैया इतना अजीब है कि मुझे पूरा शुबा है कि वो दोनों महज अदाकारी कर रहे थे। अलबत्ता जो बात मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि आखिर उनको ये कैसे मालूम हुआ कि मैं क्लब आने वाला हूँ। मुझे शुबा है कि अगर वो कुछ अरसा पेशतर से मेरी निगरानी कर रहे होंगे तो उन्हें मेरा रॉलिंस के साथ कर्नल से मुलाकात के लिए जाना भी मालूम होगा, और इस सूरत में मैं उनका दोस्त बनकर उनके राज मालूम करने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकूंगा। मुमकिन है उस शख्स बैरेट ने, जो तुमसे क्लब में मिला था, तुम्हारे आने का हाल स्लेड को बता दिया हो, और स्लेड ने फौरन ही अपनी बहन को तुमसे मिलकर दोस्ती पैदा करने की हिदायत कर दी हो। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त भी हो सकता है। क्लब के मैनेजर जॉर्ज के बारे में क्या राय है? क्या वो उन लोगों से मिला हुआ है? मैरीन ने पूछा। मुमकिन है, मगर मुझे शुबा है कि उस जैसा कमज़ोर दिल आदमी किसी खतरनाक काम में हिस्सेदार बन सके। बहरहाल, मेरी तरफ से कर्नल से कह देना कि वो लोरीन और उसके भाई स्लेड दोनों के बारे में तहकीकात कराए। अच्छा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं सरदस्त इतवार तक तो कुछ नहीं कर सकता। इतवार को लोरीन से मिलने के बाद बता सकूंगा कि आइंदा कदम क्या होना चाहिए। बहरहाल, मैं अभी स्लेड से मिलने का कोई इरादा नहीं रखता। अच्छी बात है, मेरिन ने जाने के लिए कदम उठाते हुए कहा। मैं तुमसे आइंदा मंगल को मिलूंगी। इस दरमियान में अगर कोई ज़रूरी बात हो तो फ़ोन पर कह देना। ये कहकर उसने एक कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर कॉरिडन को दिया। फिर बोली, मुमकिन है उन लोगों ने तुम्हारे फ़ोन को टेप कर रखा हो, इसलिए हमेशा किसी पब्लिक फ़ोन बूथ से फ़ोन करना। इससे भी बेहतर है, कॉरिडन ने कहा, कि मैं सिर्फ तुम्हारे बुलाने के लिए फ़ोन किया करूं। बातें जो कुछ करनी हो वो यहाँ हो जाया करें। ये भी ठीक है, मैरी ने जवाब दिया, लेकिन मैं बताए देती हूँ कि अगर अपने फ्लैट पर तुम मुझे रिपोर्ट के अलावा किसी और मकसद के लिए बुलाना चाहोगे तो अपना वक्त ख़राब करोगे। मैं उस किस्म की लड़की नहीं हूँ। मैं समझता हूँ, कॉरिडन ने मुस्कुराकर कहा। गालिबन कर्नल ने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं हमेशा एक शरीफ आदमी की तरह लड़कियों से मिलता हूँ। मैरीन हंसने लगी। इसके बरखिलाफ कर्नल ने मुझे मशवरा दिया था कि तुम हमेशा मौके की तलाश में रहते हो, इसलिए मुझे होशियार रहना चाहिए। तब तो वो इन 5 सालों में ज़रा भी नहीं बदला है, कॉरिडन मुंह बनाकर बोला। मैरीन दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियों की तरफ चली। कॉरिडन भी उसे रुखसत करने साथ साथ आया। मेरा ख्याल है कि उन लोगों को दिखाने के लिए हमें बाहर चलकर एक दूसरे को रुखसती प्यार करना चाहिए, उसने कहा। इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है, मैरीन ने खुश्क लहजे में कहा। और अब मेरा ख्याल है कि तुम भी अपने फ्लैट में जाकर आराम करो। अच्छा, खुदा हाफिज।
اس نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی کوریڈن کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔